नमस्कार. एन्काउंटरमध्ये आपलं स्वागत. एन्काउंटरमध्ये आज आपला सोबत आहे बीजेपी दिग्गज नेते सुब्रमण्य स्वामी जी आपका स्वागत है एनकाउंटर में. इसके पहले भी कई बार हमने आपका एनकाउंटर किया है, लेकिन स्वामी जी अक्सर आपके बयानों को लेकर इतना विवाद क्यों होता है? जब मैं हिंदुत्व पर बोलता हूं तो मुझे लगता है कि 80% इंडिया में स्वागत करते हैं, बट ये जो अंग्रेज़ी में पढ़े लिखे लोग हैं, जो विदेशी विदेशों के प्रति उनका हीन भावना है और जो आदत से मजबूर हैं, जैसे कांग्रेस के लोग हैं, वो उसको उछालते हैं और अखबारों में ये एक फैशन हो गया है. अब तथ्य पर कोई नहीं जाता है, तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि पब्लिक में है, क्योंकि वहाँ जहाँ भी जाता हूँ बड़ी भीड़ में लोग इकट्ठा होते हैं और मेरी बात सुनते हैं. 2 दिन पहले आप जोधपुर जेल में गए थे, आशाराम बापू से भी मिले. क्या आप उनका केस लड़ने वाले हैं? मैं इस हद तक तो लड़ूंगा कि वो बेल में बाहर आए. अभी तक 8 वकीलों ने प्रयास किया और विफल हुए, और ये बड़ा अन्याय है कि 18 महीने वो जेल में, अभी तक कोई केस भी रजिस्टर नहीं हुआ. अभी सिर्फ पूछताछ चल रही है विटनेसेस का ये, और उन पर जो आरोप हैं वो उस बलात्कार की, उसमें जो पुलिस की जो मेडिकल रिपोर्ट है कोर्ट में पेश है, तो कहते हैं कि कोई निशाना नहीं है, कोई संकेत नहीं है, कुछ नहीं है, और जिसने आरोप लगाया वो उसके लिए साक्षी में या सपोर्टिंग विटनेस के दृष्टि से कोई नहीं है. तो जब जयललिता को दंडित होने के बाद बेल मिलती है और लालू को दंडित होने के बाद बेल मिलती है, तो इनको जब सारी कारोबार जो होना है, विटनेसेस का पूछताछ, ये सब होने के बाद इनको क्यों नहीं बेल मिला? नहीं, लेकिन जयललिता वगैरह पे भ्रष्टाचार के आरोप पे इनके ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशन लगा है बलात्कार का, और आपकी जो इमेज है काफ़ी क्लीन और क्लियर पॉलिटिशियन की है. ऐसे में अगर आप उनका केस लड़ते हो तो आपको नहीं लगता कि आपकी इमेज के ऊपर इसका इफेक्ट होगा? आरोप के आधार पर तो मैं नहीं जाता. आरोप तो 1000 लगते हैं. आरोप RSS पर लगती है कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, कांग्रेस वाले करते रहते हैं, उसमें इतना सरासर झूठ है. कई लोगों को, जैसे जयप्रकाश नारायण के बारे कहा था कि उन्होंने सेना को विद्रोह करने के लिए आह्वान किया था, वो सरासर झूठ था. तो आरोप पर तो नहीं मैं जा सकता. आरोप तो सब पर लगते हैं और लगाना बहुत आसान है. सवाल है कि आधार क्या है, और उस आधार के अनुसार मैं कह सकता हूँ कि इस केस में कोई दम नहीं है. आपको लगता है वो निर्दोष है? इस विषय में तो मुझे लगता है कि इनको निर्दोष और बरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहाँ मेडिकल रिपोर्ट है, कहाँ हैं विटनेसेस जिन्होंने इसको देखा, और लड़की है छिंदवाड़ा, FIR रजिस्टर होती है दिल्ली में, कहती है घटना हुई 5 दिन पहले जोधपुर में, तुरंत नहीं गई, 5 दिन के बाद. ये सारी चीज़ों को कुल मिलाकर देखने से, एक संत हैं, इनके बड़े व्यापक भक्त लोग हैं सारी दुनिया में, तो इनका बदनामी करना है तो बड़े गंभीरता से विचार करनी चाहिए. और भ्रष्टाचार का आरोप कोई बलात्कार से कम नहीं है. ये कहना कि वो भ्रष्टाचार तो ठीक है, मामूली है, ये तो मैं समझता हूँ कि हमारी मंशा में कोई नुक्स है. लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी इमेज पे इफेक्ट आएगा अगर आप उनका केस लड़ोगे तो? मैं तो कभी इमेज के लिए परवाह नहीं की. जब मैंने शुरू में राजनीति में आया तो मैंने कहा कि सोशलिज्म चलेगा नहीं देश में. दुनिया भर में सब लोगों ने मुझे अमेरिकन एजेंट, पूंजीपतियों का दलाल, ये दुनिया भर की बातें कही. आखिर में यही हुआ, सोशलिज्म को हमने छोड़ा, और वो भी जब मैं मंत्री बना तब इसको क्रियान्वित करने के लिए मौका मिला, और हमारी इकोनॉमी इतनी विकास की है. अब कोई याद ही नहीं रखता है. तो हमारे देश में इमेज में हम फंस जाते हैं, और जो निर्णय करना है वो धैर्य से नहीं करते. ये इमेज एक इमेज क्या होता है? जो वास्तविकता है, रियलिटी जो है, उसके अनुसार इमेज होनी चाहिए. मेरा इमेज है कि जहाँ मुझे लगता है कि अन्याय हुआ है वहाँ मैं लड़ूंगा. आपको लगता है आशाराम बापू जी के साथ अन्याय हुआ है? नेचुरली, जब एक महिला की, लड़की की आरोप पर, और जब कोई और प्रूफ नहीं है, हाँ ट्रायल करो. मैं नहीं कह रहा हूँ कि केस विड्रॉ करो. मैं कहता हूँ इनको बेल क्यों नहीं दिया? 18 महीने
और 75 साल के हैं, वो कहाँ जाके रेप करेंगे? ये सारी जो तथ्य हैं बनावटी है। मैं ये भी जानता हूँ इसके पीछे सोनिया गांधी का हाथ है। लेकिन सोनिया गांधी, अभी तो आपकी सरकार को ही 1 साल होने वाला है। तो ये तो केस तो पहले हुआ था, अब देखेंगे मेरी सरकार क्या करेगी जब मैं जाऊंगा बहस करने के लिए, क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलता है। जैतापुर का पावर प्लांट जो है महाराष्ट्र में, इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी चलती आ रही है। आपका भी एक स्टेटमेंट आया था कि गुजरात में उसको शिफ्ट किया जा सकता है। क्यों आपको लग रहा है ऐसा? नहीं, देखिए शिवसेना ने इस पर बड़ी स्टडी की है और उन्होंने देखा कि वो जो एरिया है उसमें से जो गांव के लोग और जो एनवायरनमेंट में उसमें जो असर पड़ेगा, वो न्यूक्लियर रिएक्टर के खिलाफ नहीं है शिवसेना, परंतु कहते हैं उस जगह में उपयुक्त नहीं है। और मैं समझता हूँ कि 10,000 मेगावाट का है, फ्रांस का है, और गुजरात जैसी जगह में इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी डिमांड है और वो एक केंद्रित उसका एक पावर सप्लाई को केंद्रित करके अन्य प्रदेश जो हैं बगल में उनको भी दे सकते हैं। तो ये मेरा सुझाव है, इसको मानना आवश्यक नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि आपकी सरकार उसके लिए तैयार नहीं होगी? मैं नहीं जानता, तैयार नहीं है। मैंने अभी प्रपोजल अभी दिया है और अनौपचारिक बातों तो मैंने किया है, किसी का कोई विरोध नहीं है। आखिर में तो ये पाकिस्तान तो नहीं जाने वाला है ये न्यूक्लियर रिएक्टर, ये तो इंडिया में ही रहने वाला है और बिजली भी इंडिया में ही मिलेगी। अब शिवसेना कहती है हमें नहीं चाहिए यहाँ, और वो भी सारा दस्तावेज तैयार करके एक बड़े सूझबूझ तरीके से तर्क से साथ उन्होंने कहा है, तो उसको तो वाणी देना। जैसे पार्टी अभी करे तो गुजरात में भी तो विरोध होगा उसका, किसान का। अभी गुजरात में मैंने ऐसा कोई सुना नहीं है, क्योंकि वहाँ बिजली बहुत तेज़ी चाहते हैं, वो बड़ी वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ी तेज़ी से हुई है, तो वो बिजली चाहते हैं। अभी पाकिस्तान से भी बिजली गुजरात से खरीदने लग गए हैं। नहीं, गुजरात में वो जो सारा परिस्थिति है, जो ज़मीन का इकोलॉजिकल बैलेंस है, उस सब के अनुसार वहाँ कोई समस्या होना नहीं चाहिए। बट गुजरात नहीं चाहती है तो फिर दूसरा प्रदेश सोचेंगे। काला धन का जो मुद्दा है सबसे पहले आप ही ने उठाया था भारत में, और अब तो आपकी सरकार भी है, तो क्या आपको लगता है कि अब ये मुमकिन होगा? क्योंकि अभी तक सभी लोगों की लिस्ट भी बाहर नहीं है कि किन किन लोगों के स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में अकाउंट है। हाँ, ये बात सही है, जिसमें लोग अनुभव कर रहे हैं कि देरी हुई है, 1 साल होने वाला है। रास्ते तो बहुत हैं, उसको अभी तक अपनाया नहीं। मैंने प्रधानमंत्री को थोड़ी दिन पहले चिट्ठी भी लिखी थी कि 6 कदम ऐसे लिया जा सकता है जिससे काला धन को वापस लाया जा सकता। अभी जो कानून बने हैं या जो प्रक्रिया शुरू जारी है, वो ज़्यादातर इनकम टैक्स इवेजन पर ही फोकस्ड है। बैंक अकाउंट के बारे वो इस बिल, जो नया बिल आया है, जो पार्लियामेंट में बहस होगी जिस पर, उसमें तो वो यदि हम ढूंढ पाएंगे तो फिर कितना सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त सज़ा उन्होंने रखी है, परंतु वो ढूंढ पाएंगे उसके लिए कौन सा रास्ता है उसमें नहीं है। रास्ता तो हैं अनेक, और ये रास्ता फ्रांस और जर्मनी ने एक रास्ता अपनाया है, अमेरिका ने दूसरा रास्ता अपनाया है, लीबिया और इजिप्ट ने तीसरा रास्ता अपनाया है। तो रास्ता ही तो बहुत है, जिससे जैसे मार्कोस का फिलीपींस को अकाउंट चाहिए तो जिस रास्ता उन्होंने अपनाया, हम नहीं अपना रहे हैं, वो कर सकते हैं। जर्मनी और जापान ने 2 बैंकों से, हांगकांग शंघाई बैंक एंड लिechtenstein बैंक, इन दोनों से उन्होंने रिश्वत देकर वो सारा डेटा ले ली थे। तो अनेक रास्ते हैं, उनको अपनाना चाहिए। और यदि मुझे लगता है कि बहुत देरी हो रही है तो फिर मैं जाके प्रधानमंत्री से मिलूंगा। क्योंकि 100 दिन में लाने की बात थी, बाद में SIT बनाई गई और कुछ लोगों के नाम भी सामने आए, लेकिन उसके बाद पूरी लिस्ट अभी तक नहीं आई है। नहीं, नाम तो मामूली नाम आए हैं, बड़े नाम तो नहीं आए। मैंने SIT को चिट्ठी लिखा था कि सरासिन बैंक और पिक्टेड बैंक, ये 2 बैंक ज्यूरिक में है, इनमें सोनिया गांधी का अकाउंट है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तो हम सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझे अब एक पार्टी बना लिया है और मेरा बहस सुनने वाले हैं 12 तारीख मई को सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें मैं ये रखूँगा
कि एसआईटी जो बनी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, ये क्यों इस पर विचार नहीं की, जांच नहीं की। बीच में ये भी खबर आई थी कि आप भी कैबिनेट मिनिस्टर बनोगे, लेकिन मामला कहाँ रुक गया? अब वो तो मोदी जानेगा। मैंने ना मोदी से पूछा। एक ही मोदी ने मुझसे कहा था कि मेरा एक बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, वो है ब्रिक्स बैंक, जो 5 देशों का, और उसका अध्यक्ष बन जाइए। और मुझे पार्टी प्रेसिडेंट ने ये संदेश दिया था और कहा कि आप हाँ कहेंगे तो मोदी से फ़ोन में बात कराएंगे। मैंने कहा मैं तो अमेरिका छोड़ के आया हूँ प्रोफेसर इतने साल रहने के बाद, अब तो इंडिया छोड़ कर नहीं जाऊँगा। और यहाँ मैं राम मंदिर के इसमें मेरा याचिका है, सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड में जेल भेजने की याचिका है, अनेक हैं, सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। और लोग क्या सोचेंगे, ये मोटा मोटा सैलरी मिल गई और स्वामी गायब हो गए। तो मैंने मना किया था, बट कैबिनेट मिनिस्टर के बारे अभी तक तो उन्होंने मुझसे बात नहीं की। इसके अलावा जैसे कि हाल ही में एक मौलवी ने आपके ऊपर इनाम रखा था 50 लाख का। हाँ, वो पागल है। ऐसे लोग बहुत पागल लोग होते हैं, वो पब्लिसिटी चाहते हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं। बट क्योंकि हमारी जेड सिक्योरिटी है, इसीलिए एनआईए ने इसको संभाल लिया और आईबी के आधार पर उसको ट्रेस कर रहे हैं। मैं समजता हूँ कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा. आता वेळ झाली एक ब्रेकची. ब्रेक नंतर आपण पुन्हा चर्चा करूया सुब्रमण्यम स्वामीजी बरोबर.